नमस्ते सर। आज की क्लास के लिए तैयार हूँ मैं। नमस्ते सोनी, बहुत बढ़िया। सर, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सोनी, आज हम नागरिक शास्त्र का एक बहुत ही जरूरी अध्याय समझने वाले हैं। सत्ता की साझेदारी, इसे पावर शेयरिंग भी कहते हैं। पावर शेयरिंग। हाँ, ये समझो कि लोकतंत्र की नींव है। हम कुछ स्लाइड्स की मदद से इसे समझेंगे। चलो पहली स्लाइड से शुरू करते हैं सोनी। जी सर। ठीक है सोनी, तो ये रही हमारी पहली स्लाइड। इसका शीर्षक है सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र का मूल मंत्र और परिचय। अच्छा। देखो सोनी, इस स्लाइड पर एक 3D शील्ड या ढाल बनी है, देख रहे हो? हाँ सर, ये तो पजल के टुकड़ों से बनी लग रही है। बिल्कुल, और यही इसका मतलब है। ये दिखा रहा है कि जब अलग अलग हिस्से जुड़ते हैं तो एक मजबूत सुरक्षा कवच बनता है। यही पावर शेयरिंग का असली मतलब है। अच्छा। देखो स्लाइड में क्या लिखा है। लोकतंत्र में सारी ताकत किसी एक अंग के पास नहीं होती सोनी। इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा जाता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना सर? एकदम सही। और सत्ता के इसी विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन से लोकतंत्र मजबूत होता है। सर, इसमें लिखा है कि यह अध्याय बेल्जियम और श्रीलंका की घटनाओं पर आधारित है और ये भी कि सत्ता के बंटवारे से आपसी टकराव और गृह युद्ध से बचा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर, पावर को बांटने से देश कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ी हो सोनी। यही तो इस पूरे पाठ का निष्कर्ष है। सत्ता की साझेदारी देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। अरे सर, नीचे एक लाल रंग का एग्जाम अलर्ट बॉक्स भी है। हाँ सोनी, उसे ध्यान से देखो। ये जैकबोर्ड के लिए बहुत जरूरी तथ्य है। लोकतंत्र की आत्मा सत्ता की साझेदारी को माना जाता है। लोकतंत्र की आत्मा? हाँ, इसे जरूर याद रखना। ठीक है सर। बहुत अच्छे सुनी। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें हम बेल्जियम के बारे में जानेंगे। बेल्जियम, ठीक है। इस स्लाइड पर बेल्जियम के नक्शा बना है सोनी। देखो, इसे 3 रंगों में बांटा गया है, पीला, लाल और काला। जी सर। और नक्शे के ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। वो राजधानी ब्रुसेल्स को दिखा रहा है। हाँ, ये रंग जो हैं ये अलग अलग भाषा बोलने वाले इलाकों को दर्शाते हैं। अच्छा। जैसा कि तुम देख सकती हो सोनी, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यहाँ की आबादी बहुत कॉम्प्लेक्स है। 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच भाषा बोलते हैं। 40% लोग वलोनिया इलाके में हैं और फ्रेंच बोलते हैं। और बाकी जो 1% बचे वो जर्मन बोलते हैं। सर, लेकिन इसमें लिखा है कि राजधानी ब्रुसेल्स में स्थिति उल्टी थी। वहाँ 80% फ्रेंच और 20% डच बोलने वाले लोग थे। ऐसा क्यों था सर, जबकि पूरे देश में तो डच बोलने वाले ज्यादा थे? बहुत अच्छा सवाल है सोनी। देखो, ऐसा इसलिए था क्योंकि जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग थे वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे और वे ज्यादातर राजधानी में ही बसे हुए थे। अच्छा, तो पावर और पैसा फ्रेंच बोलने वालों के पास ज्यादा था? हाँ, और इसी भाषाई विविधता के कारण 1950 और 60 के दशक में तनाव बढ़ने लगा था। सर, इसमें भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ सोनी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेल्जियम की सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती हैं। ये नक्शे पर आधारित सवाल में आ सकता है। ठीक है सर, मैं इसे नोट कर लेती हूँ। अब बेल्जियम की कहानी को यहीं रोकते हैं और दूसरी कहानी समझने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं सोनी। जी सर। देखो सोनी, इस स्लाइड पर श्रीलंका का एक 3D नक्शा है। हाँ सर, ये समुद्र के बीच में एक द्वीप जैसा दिख रहा है। बिल्कुल, ये इसकी भौगोलिक स्थिति को दिखाता है। श्रीलंका, जैसा हम जानते हैं, भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है। यहाँ भी जातीय विविधता है। 74% सिंगली समुदाय के लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 18% तमिल हैं जो उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हैं और 7% ईसाई आबादी है। सर, तमिल समुदाय में श्रीलंकाई मूल और हिंदुस्तानी मूल, ये 2 नाम लिखे हैं। हिंदुस्तानी तमिल का क्या मतलब है सर? क्या ये लोग भारत से गए थे? बिल्कुल सही सोनी। औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब अंग्रेजों का राज था, वो भारत से बहुत से तमिलों को बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले गए थे। उन्हीं के वंशज हिंदुस्तानी तमिल कहलाते हैं। अच्छा, तो यहाँ भी बेल्जियम जैसी ही स्थिति थी, अलग अलग समुदाय? हाँ, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि बहुसंख्यक सिंगली समुदाय अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। सर, इसका एग्जाम अलर्ट कहता है। हाँ, श्रीलंका सन 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हमारे देश की आजादी के 1 साल बाद? बिल्कुल, ये तारीख याद रखना बहुत जरूरी है सोनी। जी सर। चलो सुनिए, अब देखते हैं कि श्रीलंका में इस बहुसंख्यकवाद का नतीजा क्या हुआ। अगली स्लाइड इसी बारे में है। ठीक है सर। इस स्लाइड का विजुअल बहुत पावरफुल है सोनी। हाँ सर, एक जज का हथौड़ा है जो जमीन पर मारा गया है और उससे जमीन में दरारें पड़ गई हैं। सही,
ये इस बात का प्रतीक है कि एक गलत कानून कैसे पूरे देश में दरार डाल सकता है। मतलब गृह युद्ध का कारण? हाँ, यहाँ गृह युद्ध का कारण बताया गया है सुनी। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिंगली को एकमात्र राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। सिर्फ सिंगली को? हाँ, और तमिल भाषा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंगलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। सर, क्या सिर्फ एक भाषा को ऑफिशियल बना देने से इतना बड़ा गृह युद्ध, सिविल वॉर हो सकता है? हाँ सुनी, क्योंकि ये सिर्फ भाषा की बात नहीं थी। तमिलों को लगा कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मतलब उन्हें लगा कि वो अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक हैं। बिल्कुल, और इसी भावना ने उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया और देश गृहयुद्ध की आग में झोंक दिया गया। सर, इसका एग्जाम अलर्ट तो सीधे इसी कानून के बारे में है। एकदम सही है सोनी। 1956 के कानून ने सिंगली को राजभाषा का दर्जा दिया। ये घटना श्रीलंका के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। समझ गई सर। और समानता का रास्ता चुना। तो उन्होंने क्या किया सर? बेल्जियम ने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए सुनी। 4 बार? हाँ, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश में शांति बनी रहे। उन्होंने केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी। केंद्र की कई शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई और ब्रुसेल्स में, जहाँ 80% फ्रेंच थे, हाँ, वहां एक अलग सरकार बनाई गई जिसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था। सर, इसमें एक तीसरी तरह की सरकार, सामुदायिक सरकार या कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी जिक्र है। ये राज्य सरकार से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है सुनी। देखो, सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, चाहे वे देश में कहीं भी रहते हों। डच, फ्रेंच, जर्मन, सबकी अपनी सरकार। और ये सरकार क्या करती थी? इस सरकार के पास संस्कृति, शिक्षा और भाषा से जुड़े मामलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। ये एक बहुत ही अनोखा मॉडल था सोनी। वाह सर, इसका एग्जाम अलर्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ सोनी, इसे हमेशा याद रखना। यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स को चुना गया। मतलब बेल्जियम के इस सफल मॉडल को दुनिया ने भी माना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मान्यता थी। कमाल है सर। अब जब हमने 2 उदाहरण देख लिए तो चलो ये समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी आखिर जरूरी क्यों है। हाँ, अगली स्लाइड हमें पहला कारण बताएगी। ठीक है सर। इस स्लाइड पर एक घर है जिस रक्षा एक शील्ड कर रही है। जी, ये दिखाता है कि सत्ता की साझेदारी एक सुरक्षा कवच की तरह है जो समाज को टकराव से बचाती है। अच्छा। इस तर्क को युक्तिपरक तर्क या प्रूडेंशियल रीजन कहते हैं सोनी। युक्तिपरक तर्क? हाँ, इसका मतलब है समझदारी भरा तर्क जो लाभ हानि का हिसाब करता है। ये कहता है कि सत्ता का बंटवारा करने से सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम होता है, राजनीतिक अस्थिरता रुकती है और देश की एकता बनी रहती है। तो सर, युक्तिपरक का मतलब हुआ प्रैक्टिकल रीजंस जो अच्छे नतीजों या रिजल्ट्स पर जोर देते हैं। सही समझ रही हूं मैं? बिल्कुल सही समझी सोनी। ये तर्क कहता है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके परिणाम अच्छे होते हैं। ये सामाजिक शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। सर, एग्जाम अलर्ट भी यही बात कह रहा है। हाँ सोनी, युक्तिपरक तर्क का मुख्य जोर लाभकर परिणामों पर होता है। यह इस तर्क का मूल मंत्र है। ठीक है सर। सोनी, अब साझेदारी का दूसरा और शायद इससे भी गहरा कारण जानने के लिए अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो सोनी, इस स्लाइड पर एक चमकता हुआ दिल है। हाँ सर। यह इस बात का प्रतीक है कि यह तर्क परिणामों के बारे में नहीं बल्कि इस बारे में है कि सही क्या है, जो लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। आत्मा से। हाँ। इसे नैतिक तर्क या मॉरल रीजन कहते हैं। ये तर्क कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा है। इसका मतलब है कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि उन पर शासन कैसे हो और एक वैध सरकार वही है जिसमें नागरिकों की भागीदारी हो। तो सर, इसका मतलब ये हुआ कि नैतिक तर्क के अनुसार सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अपने आप में एक अच्छी और सही चीज है, भले ही उसका कोई सीधा फायदा दिखे या ना दिखे। एकदम सही सोनी। जहां युक्तिपरक तर्क लाभ देखता है, वहीं नैतिक तर्क इसे अनिवार्य यानी जरूरी मानता है। अनिवार्य? इसके बिना लोकतंत्र बस एक खोखला ढांचा है। सही कहा सर। इसका एग्जाम अलर्ट है, वैध सरकार में सभी समूह व्यवस्था से जुड़ते हैं। हाँ, और यही नैतिक तर्क का सार है सोनी। सबको साथ लेकर चलना ही सही शासन है। जी सर, अब बिल्कुल साफ हो गया। बहुत अच्छे। अब हम सत्ता के बंटवारे के अलग अलग रूपों को समझेंगे सोनी। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी। इस स्लाइड पर सोने के 3 ब्लॉक हैं सोनी, जिन पर लिखा है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
और इनके बीच में तीर बने हैं जो एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये चेक्स एंड बैलेंसेस को दिखा रहा है ना सर? बिल्कुल, ये है सत्ता का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। कोई भी अंग असीमित शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। सर ये चेक्स एंड बैलेंसेस का कोई असल उदाहरण दे सकते हैं, जैसे भारत में? जरूर सुनी। जैसे न्यायपालिका यानी जुडिशरी के जजों की नियुक्ति कार्यपालिका यानी एग्जेक्टिव करती है। हाँ। लेकिन वही न्यायपालिका कार्यपालिका के बनाए कानूनों की समीक्षा कर सकती है और उन्हें रद्द भी कर सकती है। अच्छा, मतलब सब एक दूसरे पे नजर रखते हैं। हाँ, यही चेक्स एंड बैलेंसेस है। सर इसमें एग्जाम अलर्ट दिया है। हाँ सोनी, भारतीय संसद विधायिका का उदाहरण है, ये याद रखना। ठीक है सर। चलो सोनी, अब बंटवारे का दूसरा रूप देखते हैं। अगली स्लाइड पर आओ। जी। यहाँ देखो, 3 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे हैं, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, बीच में राज्य सरकार और सबसे नीचे स्थानीय स्वशासन। ये सत्ता के लेवल्स को दिखा रहा है ना सर? बिल्कुल, इसे सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण या वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जी। इसमें सत्ता को अलग अलग स्तरों की सरकारों के बीच बांटा जाता है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, प्रांतों के लिए राज्य सरकारें और सबसे निचले स्तर पर नगरपालिका और पंचायतें। सर इसमें एक लाइन है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं होती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि भारत में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के आदेशों को मानने के लिए मजबूर नहीं है? हाँ सोनी, काफी हद तक संविधान ने दोनों के अधिकारों और शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया है। राज्य सरकारें अपने विषयों पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी व्यवस्था को संघीय विभाजन या फेडरल डिवीजन भी कहते हैं। अच्छा, समझ गई। सर इसका एग्जाम अलर्ट भारत से ही जुड़ा है? बिल्कुल, भारत में तीसरे स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है सोनी। जी सर। सत्ता के बंटवारे का एक और तरीका भी है सोनी, उसे समझने के लिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है। इस स्लाइड में एक नेटवर्क डायग्राम है सोनी, जिसमें अलग अलग रंग के गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ सर, एक जाल जैसा बना है। ये दिखाता है कि कैसे समाज के विभिन्न समूह एक दूसरे से जुड़कर एक व्यवस्था बनाते हैं। देखो, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे कि भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, जैसे बेल्जियम में हुआ था। हाँ, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और भारत में आरक्षित चुनाव क्षेत्र यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी इसी का एक रूप है। सर तो आरक्षित चुनाव क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अल्पसंख्यक या कमजोर समुदाय हैं उन्हें भी लगे कि शासन में उनकी भी आवाज और हिस्सेदारी है। एकदम सही कहा सोनी, इसका उद्देश्य यही है कि कोई भी समुदाय खुद को शासन व्यवस्था से अलग थलग महसूस ना करे। यह विविधता वाले देशों में सामाजिक संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सर एग्जाम अलर्ट सामुदायिक सरकार के बारे में है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जी सर। चलो सोनी, अब हम सत्ता की साझेदारी के आखिरी रूप को देखते हैं। ये रही अगली स्लाइड। ठीक है। यहाँ एक हाथ वोटिंग बॉक्स में अपना वोट डाल रहा है सोनी। जी सर, ये तो चुनाव का सीन है। हाँ, ये लोकतंत्र में चुनाव और नागरिकों की पसंद की ताकत को दर्शाता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दलों और दबाव समूहों, जिन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहते हैं, उनके बीच भी होती है। विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधाराओं के पास आती जाती रहती है। गठबंधन सरकार इसका उदाहरण है क्या सर? बिल्कुल, कोलिशन गवर्नमेंट इसका सीधा उदाहरण है। सर ये दबाव समूह क्या होते हैं? क्या ये व्यापारी, किसान और मजदूरों के आम लोगों के समूह होते हैं? हाँ सोनी, ये उन्हीं के संगठन होते हैं। ये समूह सीधे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन सरकार के फैसलों पर असर डालते हैं। इस तरह ये भी सत्ता में भागीदारी करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता एक जगह स्थिर न रहे। अच्छा, तो ये भी पावर शेयरिंग का एक तरीका है। सर गठबंधन सरकार पर एग्जाम अलर्ट है। हाँ सुनी, जब 2 या 2 से ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ये एक बहुत ही सामान्य और महत्वपूर्ण परिभाषा है। जी सर, याद रखूंगी। बहुत अच्छे सोनी, तुम बहुत ध्यान से समझ रही हो। चलो अब आखिरी स्लाइड में पूरे पाठ का सारांश देख लेते हैं। जी सर। इस स्लाइड पर एक खुली किताब है और उसके ऊपर एक जलता हुआ बल्ब, ज्ञान का प्रतीक। हाँ, इस पाठ से मिली सीख का प्रतीक है सोनी। ये स्लाइड मुख्य बिंदुओं को दोहरा रही है। बेल्जियम ने समझदारी दिखाई जबकि श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद अपनाया। सत्ता की साझेदारी के युक्तिपरक और नैतिक दोनों कारण हैं
और हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण को भी समझा। तो सर, अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मुख्य अंतर ये है कि बेल्जियम ने विविधता का सम्मान किया और सबको साथ लेकर चला, जबकि श्रीलंका ने एक समूह को ज्यादा महत्व दिया, जिससे वहां गृह युद्ध हुआ। शानदार सोनी, तुमने पूरे पाठ का सार एक लाइन में बता दिया। निष्कर्ष यही है कि विविधता का सम्मान करना ही किसी देश की एकता की कुंजी है। और सर, आखिरी एग्जाम अलर्ट भी इसी बात को पुख्ता करता है। बिल्कुल सोनी, बेल्जियम मॉडल ने देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाया। जी सर। बहुत बढ़िया सोनी, आज तुमने बहुत अच्छे सवाल पूछे और बहुत अच्छी तरह से इस महत्वपूर्ण विषय को समझा। धन्यवाद सर।